अब आगे, अध्याय 21, मातृभाषा शैली। मोजिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, वह बस नीचे हो रही हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। निंदा की आवाजें तेज होती गईं और जोऊ केटिंग का चेहरा पीला पड़ता गया। एक अमीर परिवार की लाडली और बिगड़ेल युवती, उसे ऐसी दुश्मनी का सामना कब करना पड़ा था। उस पल वह बस कियान जियाई की तरफ ही अपनी याचना भरी नजरें घुमा सकी। आखिरकार उसने इतनी जल्दबाजी में कियान जियाई की ही खातिर तो बात कही थी। एक तरफ कियान जियाई ने जोऊ केटिंग की मदद की गुहार को नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि जानबूझकर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए आगे बढ़ गई। कितनी बेवकूफ़ है, अपनी बातों को दिमाग से नहीं छान रही। आज रात के सभी लोग रईस और ऊंचे ओहदे वाले लोग थे, अगर उसने खुद को इसमें फंसा लिया तो बहुत बुरा होगा। ये देखकर चू जिन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा था कि उनकी दोस्ती बहुत पक्की है, पर असल में यह उससे ज्यादा कुछ नहीं निकला। जैसे ही जोऊ केटिंग पूरी तरह से निराश महसूस कर रही थी, झाओ यिलिंग ने शालीनता से आगे बढ़कर एक गरिमापूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर बिखेर दी, जो एक परिवार की मुखिया जैसी लग रही थी। देवियों, मुझे बहुत दुख है। मेरी छोटी बहन बहुत छोटी है और उसने लापरवाही से बात की। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी और उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका देंगी। अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने धीरे से झुककर कहा, मैं उनकी ओर से यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं से क्षमा मांगती हूँ। सुंदर, प्रतिष्ठित, उदार और व्यापक दृष्टिकोण रखने वाली ये वह धारणा थी जो कुलीन महिलाओं को पहली बार झाओ यिलिंग के बारे में मिली। जैसे ही झाओ यिलिंग के शब्द निकले, भीड़ में से प्रशंसा भरी नजरें तुरंत उठ गईं। शुरुआत में तो ये कोई खास बात नहीं थी, बस जोऊ परिवार की युवती में चतुराई की कमी थी। वो वहां छड़ी की तरह खड़ी थी, माफी मांगना नहीं जानती थी। अब जबकि कोई ऐसा व्यक्ति आगे आया है जिसे व्यापक परिदृश्य की समझ है, तो वे स्वाभाविक रूप से इसे जाने देने के लिए तैयार थे। अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि वे अत्यधिक तुच्छ थे, विशेषकर इसलिए कि वे सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जोऊ केटिंग ने तुरंत झाओ यिलिंग की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह धीरे से बुदबुदाई, बहन झाओ। उस समय झाओ यिलिंग ही उसकी आखिरी जीवन रक्षक थी। झाओ यिलिंग ने हल्के से मुस्कुराया और अवसर का लाभ उठाते हुए एक देखभाल करने वाली बहन के व्यवहार के साथ जोऊ केटिंग की कलाई पकड़ ली और धीरे से कहा, आओ बहन जोऊ, जल्दी से महिलाओं से माफी मांगो। एक सहारे के सहारे जोऊ केटिंग ने तुरंत खुद को संभाला और गहराई से झुकते हुए कहा, बिना सोचे समझे बोलना मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए देवियों। सभी कुलीन महिलाओं ने बहुत उदारता से जोऊ केटिंग को माफ कर दिया। इस बीच भीड़ से भी प्रशंसा की आवाजें उठने लगीं। वास्तव में झाओ परिवार की बेटी होने के योग्य ऐसी शान और शालीनता कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तुलना साधारण लोग नहीं कर सकते। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही दूरी पर ली रुयू और झाओ शेनडोंग दोनों ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ली रुयू की नज़र गलती से दूसरी मंजिल की रेलिंग पर पड़ गई और उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। वह देखने लायक एक अच्छा स्थान था। अगर वह गलत नहीं थी तो अभी ली हांजियांग वहां खड़ा था। कियान जियाई ने झुंझलाहट में अपने होंठ काटे और उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने जोऊ केटिंग की पहले मदद क्यों नहीं की। अन्यथा अब वह प्रशंसा पाने वाली होती। चू जिन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, ऐसा लग रहा था कि झाओ यिलिंग के पास भी कुछ दिमाग था। एक प्रहसन अपने सबसे उत्तम निष्कर्ष पर पहुंच गया था। चू जिन ने लापरवाही से लाल वाइन का एक गिलास उठाया। क्रिस्टल लाइट की रोशनी में लाल वाइन काफी आकर्षक लग रही थी। उसने अपनी निगाहें नीचे की और धीरे से गिलास के किनारे को सूंघा। एक 82 लाफाइट। झाओ परिवार ने वास्तव में कोई खर्च नहीं छोड़ा। भोज हॉल में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ था, इसलिए चू जिन ताजी हवा के लिए होटल के पीछे के बगीचे की ओर चलने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि भोज की प्रगति के अनुसार झाओ परिवार के मुखिया के आने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। भोज कक्ष से निकलकर चू जिन पीछे के बगीचे की ओर चल पड़ी। वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि पीछे से एक उपहासपूर्ण महिला की आवाज आई, चू जिन, यहीं रुक जाओ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जोऊ केटिंग बहुत गुस्से में था। क्या बात है? चू जिन के होंठ हल्के से मुड़े। मिस जोऊ को लगता है कि उसने अभी तक अपनी छवि नहीं खोई है। एक और राउंड के लिए तैयार हैं। वह वक्र बहुत चमकीला और बहुत भड़कीला था। जोऊ केटिंग की आंखें तो मानो फटने ही वाली थीं। अगर यह घटिया लड़की न होती तो आज रात उन कुलीन महिलाओं के सामने उसकी इज्जत कैसे गिरती। चू जिन को धमकाने की आदी होने के कारण उसने अपना दाहिना हाथ उठाने से पहले 2 बार नहीं सोचा। वह चू जिन को कठोर सबक सिखाने पर आमादा थी। चू जिन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसके लाल होंठ धीरे से 2 शब्द निकालने के लिए खुले, बेवकूफ़। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोऊ केटिंग की कलाई पकड़ ली और हल्के से घुमाकर एक दरार की आवाज आई, हड्डी के उखड़ जाने की आवाज। ऐसा करने के बाद चू जिन ने अपने हाथों से धूल झाड़ दी। जोऊ केटिंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, यदि आप नहीं चाहते कि आपका हाथ बेकार रहे तो बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं और अस्पताल जाएं। फिर वह मुड़ी और चली गई। जोऊ केटिंग ने चू जिन की पीछे हती हुई आकृति को घृणा से देखा, अपने बाएं हाथ से उसके दाहिने हाथ को थामे हुए।
अचानक हुए असहनीय दर्द ने उसके चेहरे को एक पल में विकृत कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो व्यक्ति 18 वर्षों तक बेकार रहा, उसके पास अचानक इतनी विस्फोटक शक्ति कैसे आ गई। यदि एक फिजूल खर्ची करने वाली महिला इतनी शालीनता दिखा सकती है, तो सचमुच अब उसके लिए राजधानी में कोई जगह नहीं है। जैसे ही चूजिन ने मुड़कर देखा, अगले ही पल वह जम गई। उसकी नज़र अपनी ओर आती दो आकृतियों पर पड़ी। उनमें से एक तो बहुत ही कठोर और प्रभावशाली था, उसके राजसी आभामंडल का विरोध करना असंभव था। दूसरा कोमल और परिष्कृत था, वसंत की हवा की तरह सुखदायक। ये दृश्य देखकर चूजिन तुरंत रुक गई, तेजी से मुड़ी और तेजी से एक तरफ चली गई। वह जहां भी जाती थी, इस व्यक्ति से टकराने के लिए खुद पर नाराज थी। उसे कभी भी ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए पीछे के बगीचे में नहीं जाना चाहिए था। ली हानजियांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, क्या मैं सचमुच इतना डरावना दिखता हूँ? इस लड़की ने ऐसा क्यों प्रतिक्रिया दी जैसे उसे देखना किसी भूत को देखने जैसा हो। अध्याय 22, आपसे बचना नहीं। वह सुंदर और प्रतिभाशाली था तथा राजधानी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वे सभी धनी महिलाएं और फिल्मी सितारे, उनमें से कौन थी जो उसे देखते ही उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी? आखिर इस छोटी सी लड़की के सामने वह एक बार जानवर की तरह क्यों था जिससे हर कीमत पर बचना था? ये सचमुच दिलचस्प था, हालांकि वह नहीं जानता था कि इस दिलचस्प दृश्य के पीछे किस तरह के विचार छिपे थे। आखिरकार उसकी संपत्ति और रुतबे को देखते हुए अनगिनत महिलाएं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सामने तरह तरह के करतब दिखाती थीं। मो जिक्सुआन ने धीरे से धुएं का एक कश छोड़ा, उसकी फीनिक्स आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, उसकी निगाहें उस जल्दी से जा रही पतली आकृति पर टिक गईं, गहरी और लंबी, एक मुस्कान के साथ जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। उसने कहा, वह आपसे बच नहीं रही है। ली हानजियांग ने आश्चर्य से ऊपर देखा, उसने उम्मीद नहीं की थी कि मो जिक्सुआन उसकी बातें समझ लेगा। मो जिक्सुआन के साथ काफ़ी समय तक रहने के कारण वह मो जिक्सुआन के अलग स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था जो अक्सर खुद से ही बात करता रहता था। मो जिक्सुआन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसके होंठ पतले थे, उसकी उंगलियों के बीच से धुआं उड़ रहा था, उसकी गहरी आंखों की गहराई रात की तरह काली थी, फिर भी वह अलग दिव्य आचरण था, मानो जो व्यक्ति एक क्षण पहले बोला था वह नहीं था। यहाँ तक कि ली हानजियांग को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या उसने श्रवण मतिभ्रम का अनुभव किया है। एक क्षण के बाद मो जिक्सुआन ने आखिरकार धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। यह अभी भी वही गहरी, शांत आवाज थी जिसमें कोई भावना प्रकट नहीं हो रही थी। ऐसा कहकर वह मुड़ा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। ली हानजियांग ने अपना सिर खुजलाया, कुछ उलझन में था क्योंकि वह मो जिक्सुआन की पीछे हटती हुई आकृति को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उस शाम मिस्टर मो के साथ कुछ गड़बड़ थी। क्या यह एक भ्रम हो सकता है? चूजिन की पिछवाड़े के बगीचे में कुछ ताज़ी हवा लेने की योजना बाधित हो गई, इसलिए उसके पास भोज हॉल की दिशा में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो किटिंग अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी, उसका बायां हाथ उसकी दाहिनी कलाई को पकड़े हुए था, उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था, उसके पीले माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे डर था कि अगर वह अस्पताल नहीं पहुंची तो उसका हाथ बेकार हो जाएगा। चूजिन ने चुपचाप आह भरी और जब वह जो किटिंग के पास पहुंची तो वह अंततः रुकने का विरोध नहीं कर सकी। जो किटिंग ने सहजता से उसकी बांह को गले लगा लिया, डर के साथ उसके सामने चूजिन को देखते हुए कांपते हुए पूछा, क्या तुम क्या करना चाहते हो? चूजिन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे जो केटिंग की कलाई पकड़ ली। घबराई हुई जो केटिंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह चूजिन की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दो। चूजिन ने आलस से अपनी आंखें उठाईं और सहजता से कहा, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो हिलना मत। उसका स्वर सहज था, लेकिन उसमें हल्की ठंडक थी। इससे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और जो केटिंग सचमुच डर गया, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही शब्द बोले गए, उसके गोरे जैद जैसे हाथों ने जो केटिंग की कलाई को थोड़ा सा मरोड़ा, जिसके बाद क्रैक की आवाज आई। हड्डी को जोड़ने का दर्द अव्यवस्था के दर्द से कम नहीं था। जो केटिंग तुरंत दर्द से चिल्लाया। वह तेज थी और उसकी विधियां सटीक थीं। जिस क्षण उसने जो केटिंग की कलाई पकड़ी, उस क्षण से लेकर हड्डी के जुड़ने तक पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट से भी कम समय लगा। चूजिन ने हल्के से उसे छोड़ दिया। जो केटिंग को एक ठंडी नज़र से देखा, उसकी स्पष्ट आंखों में कोई विशेष भावना नहीं दिख रही थी, बस हल्के से कहा, अगली बार ऐसा न हो तो बेहतर है। आवाज नर्म और उदासीन थी, फिर भी उसने जो केटिंग के दिल को झकझोर दिया। उसने सहजता से चूजिन की ओर देखा। तुम चूजिन नहीं हो। तुम कौन हो? जिस चूजिन को वह जानती थी, उसकी ऐसी कोई उपस्थिति तो थी नहीं, और न ही उसके इतने भयंकर तरीके। बेशक मैं चूजिन नहीं हूँ। चूजिन के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए, एक साथ शरारती और तीखी। एक पूरी तरह से अपरिचित चूजिन, मानो किसी भी क्षण उसे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हो। जो किटिंग की आंखें और अधिक चौड़ी हो गईं, उसके शरीर में भय की लहर दौड़ गई, उसकी उंगलियां डर से कांपने लगीं।
जैसे ही जोओ केटिंग डर के मारे चीखने वाला था, चू जिन ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उसे जोओ केटिंग के कंधे पर रख दिया। उसके होंठ थोड़े से खुल गए। याद रखो, अब से मुझे भाई जिन कहो। जोओ केटिंग ने एक तेज चीख मारी। चू जिन का हाथ झटक दिया और घबराहट में भाग गया। हे, चू जिन ने मनोरंजन के साथ हंसते हुए कहा। उसकी बाहें पार हो गईं। जोओ केटिंग के उन्मत्त प्रस्थान को देखते हुए उसके पास बस इतना ही साहस है। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके पीछे से एक गहरी, शांत और चुंबकीय आवाज आई, मिस चू काफी बोल्ड लगती हैं। चू जिन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसकी आंखों के सामने एक लंबा और ठंडा व्यक्ति खड़ा था, जो अभी भी आधी जली हुई सिगरेट पकड़े हुए था। मंद पीली रोशनी में उसका तीखा चेहरा और भी अधिक विशिष्ट और ठंडा दिखाई दे रहा था। ये वह था। जाहिर है उसने पूरी प्रक्रिया देखी होगी, अन्यथा उसे पता ही नहीं चलता कि उसका अंतिम नाम चू था। चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। उस पर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं रखते हुए वह ऐसे चलती रही जैसे उसने उसे देखा ही न हो। किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जाना जिसके बारे में टैरो कार्ड ने भी भविष्यवाणी की थी कि इससे कोई भी भयभीत हो जाएगा, विशेषकर तब जब उस व्यक्ति ने पहले कभी उसे मूर्ख बनाया हो। अगले ही पल चू जिन को अचानक एक बाधा का सामना करना पड़ा। इससे वह पूरी तरह अचंभित रह गई। उसी समय एक अनोखी ठंडी सांस ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। हालांकि जून का महीना बहुत गर्म था, फिर भी उसे हड्डियों तक ठंड लग रही थी। हिस, चू जिन ने अपनी नाक को छुआ और हल्की सी आह भरी। उसे बहुत दर्द हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसकी नाक नहीं टूटी होगी। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और उसे आश्चर्य हुआ कि जो आदमी एक सेकंड पहले उसके पीछे था, अब उसके सामने खड़ा था। चू जिन ने उसे सावधानी से देखा और कुछ कदम पीछे हट गया। मोजिक्सुआन ने अपनी सिगरेट बुझाई और रोशनी में उसके चेहरे के भाव देखना मुश्किल था। उसकी आवाज़ कुछ गहरी थी, क्या तुम मुझसे बच रहे हो? अध्याय 23। दुर्भाग्य से उनकी उपस्थिति बहुत अधिक प्रभावशाली, यहाँ तक कि ठंडी थी, जिससे उनके जैसी कोई भी महिला जो 2 जीवन जी चुकी थी, स्वयं को हीन महसूस करने लगी। चू जिन के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई और उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तो ये सम्मानित विशेषज्ञ है, क्या संयोग है? मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह कोई संयोग नहीं है। मोजिक्सुआन ने उसकी ओर देखा। मैं विशेष रूप से तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आया था। चू जिन वहीं सुस्ती से खड़ी रही, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। आदरणीय विशेषज्ञ, क्या आप यहाँ भविष्यवाणी करने आए हैं? बोलते हुए उसने अफसोस से सिर हिलाया। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्हारे जैसे भाग्य के साथ शायद आसमान के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे समझ सके। एक क्षण के लिए वातावरण थोड़ा ठंडा हो गया। मोजिक्सुआन की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसने निगल लिया। उसकी आवाज़ चुंबकीय स्वर के साथ शांत और गहरी थी। क्या आप अभी भी इस दोपहर के बारे में नाराज हैं? ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये पूछेगा। चू जिन एक क्षण के लिए अचंभित रह गए और बोले, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मोजिक्सुआन, कम बोलने वाला व्यक्ति होने के कारण, चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी निगाहें गहरी और बर्फीली थीं, एक डराने वाला दबाव लिए हुए, जिससे चू जिन को कुछ दबा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी ठंडी निगाहों का सामना करते हुए चू जिन के पास अपनी आंखें उठाकर हल्के से कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ, कृपया अपने काम निपटाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। अगले ही पल अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। उसका हाथ लगभग गर्मी से रहित, बहुत ठंडा और ठंडा लग रहा था। उसकी ठंडक उसके हाथ की हथेली से रिस रही थी, त्वचा और हड्डियों में घुस रही थी, उसके दिल में गहराई तक पहुंच रही थी। चू जिन के कदम रुक गए। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? मोजिक्सुआन की निगाहें नीची थीं, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें उसकी छवि को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह नीचे देख रहा था जबकि उसे ऊपर देखना था। यह आदमी कितना लंबा था? उसकी ऊंचाई 1.65 मीटर थी और वह मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंच पाती थी। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ना जारी रखा और जब उसने संघर्ष किया तो उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह उसकी हथेली से निकलती गर्मी को महसूस कर सकता था। बर्फ में कोयले की आग की तरह गर्म, उसका पूरा शरीर जाग उठा, गर्मी की चाहत में मानो वह उसे पूरी तरह से पिघला देगा। ये जीवित होने का एहसास था। इतने वर्षों के बाद उसने सोचा कि अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो उसे यह गर्मजोशी दे सके। एक क्षण बाद वह अंततः बोला, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मुझे आज दोपहर के लिए खेद है। चू जिन ने एक हाथ उसके बालों को ठीक करने के लिए उठाया, जबकि दूसरा हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी में था। उसकी उंगलियां मानो बिजली से झंझना उठीं और वह बेपरवाह सी मुस्कुराई। यह मामूली बात है, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा हाथ भी हटाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उन्होंने उसे यह अवसर नहीं दिया। रुको। मोजिक्सुआन शांत रहा। भले ही उसका हाथ अब उसके हाथ में था, उसकी विशेषताएं प्रकाश के नीचे अस्पष्ट थीं, कुछ हद तक अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि वह उसका हाथ हल्के से पकड़े हुए है, लेकिन केवल चू जिन ही जानता था कि यह आदमी कितना दबंग था।
आप ये भूल गए। मोजिक्सुआन ने अपनी जेब से एक काला मोबाइल फ़ोन निकाला और चू जिन को दे दिया। चू जिन ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसका अपना फ़ोन है और सोचा कि शायद दोपहर की भविष्यवाणी के दौरान उसने इसे मेज़ पर ही छोड़ दिया होगा। उसने फ़ोन लिया और कहा, शुक्रिया। फिर उसने कहा, क्या तुम इतनी दूर सिर्फ मेरा फ़ोन लौटाने आए हो? मोजिक्सुआन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और उदासीनता से बोला, हाँ और नहीं। मोजिक्सुआन के विचारों को समझने में असमर्थ, चू जिन ने अपना फ़ोन उठाया और कहा, खैर, मैं आपका आभारी हूँ श्रीमान विशेषज्ञ। पार्टी शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे जाना होगा। इस बार मोजिक्सुआन ने उसे नहीं रोका, उसकी निगाहें केवल गलियारे में उसकी गायब होती आकृति का पीछा कर रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे एक धुंधली, लगभग अगोचर मुस्कान में बदल गए। तारानकन तारानकन। इस बीच भोज हॉल में लीरुयू से संदेश प्राप्त करने के बाद झाओ यीलिंग भोज हॉल के दूसरे क्षेत्र की ओर चली गई। वह इत्मीनान से टहल रही थी और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में इधर उधर देख रही थी। उसकी मां के अनुसार ली हांजियांग अभी अभी दूसरी मंजिल पर आया था। ये सोचकर कि उसके पहले कहे गए शब्द ली हांजियांग के भी हो सकते हैं, झाओ यीलिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह बिना ध्यान दिए एक कोने से मुड़ी, वह कोने से बाहर आ रहे एक आदमी से जोरदार टक्कर मार दी। उसके करीने से सजे बाल एक पल में खुल गए, मानो हवा में एक आदर्श चाप बना रहे हों। अगर बालों को पिनअप किए झाओ यीलिंग ऊपर किसी राजकुमारी की तरह थी, तो बिखरे बालों वाली झाओ यीलिंग किसी परी की तरह थी जो इस दुनिया की नहीं थी, बेहद खूबसूरत। जैसे ही झाओ यीलिंग गुस्से से भड़कने ही वाली थी, उसने ऊपर देखा और एक सुंदर व्यक्ति को देखा, जो एक अच्छी तरह से सिलवाया हुआ सूट पहने हुए था। उसके चेहरे के नैन नक्श आकर्षक और असाधारण थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ली हांजियांग था। झाओ यीलिंग उनका अभिवादन करने ही वाली थी कि ली रुयू के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसने अपने मन की बेचैनी को बलपूर्वक दबाते हुए, शांत रहने का प्रयास करते हुए, गुस्से का नाटक करते हुए अचानक बोल पड़ी, तुम किस परिवार के युवा स्वामी हो? क्या तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि तुम कहाँ जा रहे हो? झाओ यीलिंग ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जो गिरने के कारण उसके एक कंधे से नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी बर्फीली त्वचा का एक बड़ा विस्तार और क्लीवेज का संकेत दिखाई दे रहा था, जो प्रकाश में आकर्षक रूप से सुंदर लग रहा था। अध्याय 24। पीछे का दृश्य। ली हांजियांग ने हमेशा सुंदरता को संजोया था और उसके सामने ऐसे दुर्लभ रत्न के साथ वह स्वाभाविक रूप से उसकी दयालुता की सराहना करने में विफल नहीं होगा। हालांकि उस सुंदरी के अंदाज में मौलिकता का अभाव लग रहा था। इससे पहले कई सोशलाइट्स ने यह दृश्य निभाया था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे मोहरे को देखते हुए वह इन बारीकियों को नज़रअंदाज करने को तैयार हो गया। सुंदरियों का, विशेषकर जो स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करती हैं, वह हमेशा खुले दिल से उनका स्वागत करते थे, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी और वह खेल का खर्च उठा सकता था। ली हांजियांग थोड़ा आगे झुका, उसके होठों पर माफ़ी का भाव था। मुझे सचमुच माफ़ करना मिस झाओ। क्या आप ठीक हैं? झाओ यीलिंग का दिल उत्साह से उछल पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली हांजियांग जैसा व्यक्ति वास्तव में उसका उपनाम जानता होगा। वास्तव में यह एक सच्चा सम्मान था, लेकिन उसने एक कुलीन युवती का सा व्यवहार बनाए रखा, बिना कोई दोष प्रकट किए। वह आश्चर्य से बोली, महाशय, क्या आप मुझे जानते हैं? ली हांजियांग ने आलस से हंसते हुए, बिना कुछ बताए, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ज़मीन ठंडी है मिस झाओ, कृपया उठ जाएं। झाओ यीलिंग ने ली हांजियांग के हाथ की ओर देखा, जिसने प्रसन्नतापूर्वक अपना दाहिना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी जैद जैसी उंगलियां उसके हाथों को पकड़ रही थीं और एक उपयुक्त मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। ली हांजियांग ने झाओ यीलिंग का हाथ पकड़ लिया और हल्के से खींचने पर वह सुंदरी जमीन से ऊपर उठ गई। वह थोड़ा झुका, उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। मिस झाओ जैसी सुंदरी की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सुनकर झाओ यीलिंग के गाल तुरंत लाल हो गए। उन्होंने इतनी सहज प्रगति की उम्मीद नहीं की थी, और इसके अलावा ली हांजियांग व्यक्तिगत रूप से पोस्टरों पर तस्वीरों की तुलना में अधिक सुंदर थे। वह एक असाधारण व्यक्ति था। वह उसे पाने के लिए दृढ़ थी, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि उसके दिल में भी। उसके रूप रंग में कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं रही। हालांकि ली हांजियांग जैसे टाइकून के लिए, जिसने सभी प्रकार की सुंदरता देखी है, उसे न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता को भी बनाए रखना होगा। ये सोचते हुए झाओ यीलिंग ने सहजता से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आवाज़ कोमल थी, सुंदर कहलाना बहुत ज़्यादा है। अगर मिस्टर ली को कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, झाओ यीलिंग। रोशनी में ली हांजियांग के असाधारण रूप रंग और भी आकर्षक लग रहे थे। उसने अनजाने में उसकी तरफ देखा और पाया कि वह भी उसे ही देख रहा था। झाओ यीलिंग को लगा कि उसके गाल जलने लगे हैं। उसका दिल, जिसे उसने अभी अभी शांत किया था, अब फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। ली हांजियांग, वह आदमी जिसके पीछे राजधानी की अनगिनत युवतियां तरसती थीं, उच्च समाज में एक मिथक। यह आदर्श पुरुष उसके ठीक सामने खड़ा था और उसकी आंखें केवल उसी से भरी हुई थीं। उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना उमड़ पड़ी।
जैसे ही झाओ यिलिंग अपनी जीत का जश्न मना रही थी, उसने देखा कि ली हांजियांग की नज़र उस पर पड़ गई। वह उसके पीछे किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को देख रहा था, और उसके मुंह का कोना एक सूक्ष्म वक्र में ऊपर उठ गया। उसके पीछे क्या था? उलझन में पड़कर झाओ यिलिंग ने अपने कंधे पर एक पतली गुलाबी आकृति देखी, जिसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और वह आराम से चल रही थी। सर्पिल सीढ़ी पर पहुंचने पर शायद नीचे उतरने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उसने अपने हाथ रेलिंग पर रखे और एक शानदार छलांग के साथ अपने बालों को हवा में एक आदर्श चाप बनाते हुए वह आंखों से ओझल हो गई। संपूर्ण क्रिया एक ही तरल गति में की गई थी, जो काफी साफ सुथरी थी और दूर से देखने पर भी एक गतिशील युद्ध सौंदर्य का आभास देती थी। चूजिन स्वयं इस तथ्य से अनजान थी कि उसके कार्यों को पूरी तरह से देखा गया था। उसे बस यह मज़ेदार और सुविधाजनक लगता था। अपने पिछले जीवन में उसने 28 साल एक कुलीन महिला के रूप में बिताए थे और गपशप के डर से कभी भी अपना असली स्वभाव प्रकट करने की हिम्मत नहीं की थी। इस जीवन में वह किसी की राय की परवाह नहीं करेगी। वह अपने लिए जिएगी। ली हांजियांग उसके पीछे चूजिन को देख रहा था। वह चूजिन को देख रहा था। झाओ यिलिंग ने ली हांजियांग का ध्यान खींचने के लिए बहुत कुछ किया था। वह भोली भाली लड़की सिर्फ अपनी आकृति से उसका पूरा ध्यान कैसे आकर्षित कर सकती थी। झाओ यिलिंग के होठों पर मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। उसके सावधानीपूर्वक संवारे गए नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। लेकिन झाओ यिलिंग तो अब भी झाओ यिलिंग ही थी। उसने जल्दी से अपना संयमित और शालीन व्यवहार वापस पा लिया, अपना सिर घुमाया और ली हांजियांग को माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराई। मैं अपनी बहन के लिए माफ़ी मांगती हूँ। वह हमेशा से ही उग्र रही है और उसे काबू में नहीं किया जा सकता, जो मिस्टर ली को ज़रूर बहुत मज़ेदार लग रहा होगा। आज रात के कार्यक्रम में ज़्यादातर कुलीन परिवारों की बेटियां शामिल थीं और वे सभी विनम्र और शिष्ट थीं। चूजिन जैसा कोई व्यक्ति सीढ़ियों से कूद गया, यह उनके सपनों से भी परे था और बेहद अपमानजनक भी। झाओ यिलिंग के शब्द ली हांजियांग के लिए एक अप्रत्यक्ष अनुस्मारक थे कि वह लड़की एक अनुशासनहीन लड़के के अलावा कुछ नहीं थी। ली हांजियांग ने अपनी निगाहें हटा लीं और झाओ यिलिंग को दोबारा देखने पर उसकी प्रारंभिक रुचि कम हो गई थी। संपन्न परिवारों की ये बेटियां सभी बहुत अच्छे व्यवहार वाली, एक ही सांचे में तराशी हुई लगती थीं, प्यारी लेकिन पूरी तरह से निष्प्राण। ली हांजियांग ने एक भौं उठाए। उसकी दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। ओह, तुम उसे जानते हो? झाओ यिलिंग ने अपनी नाराजगी दबाने की कोशिश की और हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक भयावह लकीर उभर आई। हाँ, वह चूजिन है, मेरी चाची की इकलौती बेटी। उसके पिता का जल्दी ही निधन हो गया और मेरी चाची। खैर, कुछ देर रुककर उसने आह भरी और फिर आगे कहा, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरे माता पिता ने उसे बचपन से ही लाड़ प्यार दिया है। इसलिए मेरी बहन, वह शायद कुछ हद तक अनियंत्रित होगी। अनियंत्रित शब्द कम है। हर कोई जानता है कि राजधानी शहर के चू परिवार की बेटी चूजिन एक कुख्यात सरल व्यक्ति है, एक बेकार व्यक्ति जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को भी नहीं पहचान सकता है। अपनी बात कहने के बाद झाओ यिलिंग ने आशा से भरी हुई ली हांजियांग की ओर देखा। उसने उसके चेहरे पर घृणा का भाव देखने की अपेक्षा की होगी। अफसोस की बात है कि वह वहां नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव न देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। आखिरकार उसने अभी तक चूजिन का चेहरा नहीं देखा था। फिलहाल उसके लिए जरूरी था कि वह अपने बगल वाले आदमी को मजबूती से पकड़े रहे, किसी और को मौका न दे। ली हांजियांग सिर्फ उसका हो सकता था। श्रीली। झाओ यिलिंग के चेहरे पर एक बार फिर उपयुक्त मुस्कान आ गई। भोज शुरू होने वाला है, क्या हम नीचे चलें? अध्याय 25। तुम उससे बदतर नहीं हो। ठीक है, ली हांजियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। वे दोनों साथ साथ पहली मंजिल पर स्थित बैंक्वेट हॉल की ओर चल पड़े। एक ने हल्के नीले रंग का ऑफ द शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जो नश्वर संसार से अछूती परी की तरह दिख रही थी। दूसरी महिला ने अच्छी तरह से सिलवाया हुआ सूट पहना हुआ था, जिसके नैन नक्श बहुत ही सुंदर थे और वह पुरुषों के बीच स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। ऐसी जोड़ी ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ तेज तर्रार लोगों ने ली हांजियांग को तुरंत पहचान लिया। क्या ये हुआयू ग्रुप का बॉस ली हांजियांग नहीं है? प्रशंसा भरी आवाजें गूंज रही थीं। आह, कितना सुंदर! और ईर्ष्यालु लोग कहते हैं, वाह, मेरे आदर्श तो तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं। उनके साथ वह महिला कौन है? वह कितनी भाग्यशाली है कि वह मेरे आदर्श के बगल में खड़ी हो सकी। हुआयू ग्रुप का बॉस वास्तव में झाओ परिवार के भोज में शामिल होने आया था। आपको पता होना चाहिए कि ली परिवार की तुलना में झाओ परिवार 100 से ज्यादा ग्रैंड हाउस से पीछे है। ली हांजियांग का झाओ परिवार के जन्मदिन के भोज में शामिल होना निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी खबर है। कुछ बुजुर्ग लोग ये सोचे बिना नहीं रह सके कि राजधानी में संभवतः बदलाव आने वाला है। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि ली हांजियांग के बगल में खड़ा परी जैसा व्यक्ति कौन था, और जल्द ही किसी ने झाओ यिलिंग को पहचान लिया। हे भगवान, क्या हुआयू ग्रुप के बॉस के बगल में खड़ी वह महिला झाओ परिवार की बेटी झाओ यिलिंग नहीं है?
ये वास्तव में वह है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हुआयू समूह के बॉस इस भोज में भाग ले रहे हैं, यह इस रिश्ते के कारण है। मुझे मिस झाओ से बहुत ईर्ष्या हो रही है, जो इतनी महत्वपूर्ण हस्ती के साथ खड़ी हो सकी। मिस झाओ का व्यवहार बहुत अच्छा है और वह बहुत सुंदर हैं। एकाएक ईर्ष्या की विभिन्न आवाज़ें हवा में गूंजने लगीं। कार्यक्रम की मुख्य महिला कलाकार के रूप में झाओ यिलिंग ने सभी आवाज़ों को ध्यान से सुना और उनके होठों पर एक बहुत ही गरिमापूर्ण मुस्कान थी। इस समय वह वहां उपस्थित सभी महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय थी। पूरे शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके पास खड़ा था। अचानक उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना जागृत हुई। इस समय झाओ हाई पहले से ही नीचे आ चुका था। उसके चारों ओर कुछ युवा लोग थे जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे। भीड़ में अचानक हुई हलचल के कारण उसने अनजाने में ही अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और आगे की ओर देखा, और उस नज़र के साथ वह स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि उसने अविश्वसनीय रूप से अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें रगड़ीं, इस डर से कि उसने गलत देखा है। यद्यपि झाओ हाई ने किसी को ली हांजियांग के लिए निमंत्रण भेजवाया था, लेकिन वह अपनी स्थिति के बारे में भी स्पष्ट था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ली हांजियांग झाओ परिवार द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर एक नज़र भी नहीं डालेगा, क्योंकि उनके परिवारों के बीच बहुत असमानता थी। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना है, झाओ हाई उत्साह से खड़ा हुआ और तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उसे डर था कि कहीं वह महत्वपूर्ण अतिथि की उपेक्षा तो नहीं कर रहा है। उसके पीछे पीछे झाओ शेनडोंग और उसकी पत्नी भी जल्दी से वहां पहुंचे। जैसे ही झाओ शेनडोंग और उनकी पत्नी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के ससुराल वालों बनने के बारे में सोचा, उनके चेहरे पर खुशी नहीं छिपी। वे इस बात पर भी आश्चर्यचकित थे कि उनकी बेटी सचमुच कितनी महान है, जिसने इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण पद पर विजय प्राप्त कर ली। झाओ हाई ने ली हांजियांग के सामने हाथ झुकाकर सम्मानपूर्वक कहा, बॉस ली, अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करके वास्तव में हमारे विनम्र निवास में चमक बढ़ा रहे हैं। ली हांजियांग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं, एल्द झाओ कैपिटल सिटी के एक बुजुर्ग हैं, यह उचित ही है कि युवा पीढ़ी आकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजधानी शहर के शक्तिशाली बॉस ने वास्तव में झाओ परिवार के एक छोटे से मुखिया के सामने खुद को जूनियर कहा। क्या ही अनोखा नज़ारा था। उनमें से किसी ने भी ली परिवार को राजधानी शहर के किसी भी कबीले के करीब नहीं देखा था, क्योंकि ली परिवार काफ़ी शक्तिशाली था। और जैसा कि कहावत है, भयंकर जानवर हमेशा अकेले घूमते हैं जबकि भीड़ें एक साथ झुंड में रहती हैं। एक छोटे से झाओ परिवार के लिए ली हांजियांग का इस तरह से दर्जा कम करना कितने सम्मान की बात होगी। झाओ यिलिंग ली हांजियांग के पास आज्ञाकारी ढंग से खड़े होकर झाओ हाई, दादाजी का अभिवादन कर रहे थे। झाओ हाई ली हांजियांग को देखने में व्यस्त था। उसने अपने बगल में झाओ यिलिंग को नज़रअंदाज कर दिया था, और एक दादाजी ने तुरंत उसके विचारों को वापस ला दिया। उन्होंने अविश्वास से ली हांजियांग के बगल में खड़ी अपनी पोती की ओर देखा और थोड़ा चकित होकर जवाब दिया, यिलिंग। झाओ यिलिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आइए श्रीली को जल्दी से अपनी सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित करें। हाँ हाँ हाँ, झाओ हाई को तुरंत कुछ समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी महत्वपूर्ण हस्ती उसके भोज में शामिल होने आई थी। यह उसकी उत्कृष्ट पोती के लिए था। श्रीली, कृपया इस ओर आइए। लोगों का एक समूह अंदर मुख्य सीट की ओर राजसी ढंग से बढ़ा। एक बार बैठने के बाद झाओ शेनडोंग ली हांजियांग को अपना परिचय देने के लिए उत्सुक था। मिस्टर ली, नमस्ते, मैं झाओ शेनडोंग हूँ। ली हांजियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और झाओ शेनडोंग से विनम्रतापूर्वक बातचीत की। उनके आसपास के लोग ईर्ष्या से भर गए। सभी मन ही मन कह रहे थे कि झाओ परिवार इतनी उत्कृष्ट बेटी कैसे पैदा कर सकता है। एक तरफ झाओ यू ने अपनी बेटी से धीरे से कहा, जियाई, क्या तुम अपने दादा के लिए उपहार लाए हो? कियान जियाई ने लापरवाही से सिर हिलाया। उसकी नज़र अभी भी झाओ यिलिंग के बगल में खड़े ली हांजियांग पर टिकी हुई थी। उस समय वह ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी। झाओ यिलिंग की सुंदरता से ईर्ष्या की वह वास्तव में ली हांजियांग के साथ जुड़ने में कामयाब रही थी। राजधानी में सुंदरता प्रचुर थी, लेकिन दुर्लभ नहीं थी, और झाओ यिलिंग से भी ज्यादा खूबसूरत लोग थे। ली हांजियांग को सिर्फ झाओ यिलिंग ही क्यों पसंद थी? कियान जियाई की विचलित अवस्था को देखकर झाओ यू अपनी आवाज़ उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। जियाई, तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है। कियान जियाई ने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ते हुए झाओ यू की ओर देखा। माँ, आप कहती हैं, मैं सुन रही हूँ। देखा, ये ली हांजियांग है। झाओ यू ने अपनी ठुड्डी बाहर निकाली और आगे कहा, बाद में अपने दादाजी को शुभकामना देने के लिए जन्मदिन का उपहार ले जाना और उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने का कोई तरीका ढूंढना सुनिश्चित करना। बेहतर होगा कि तुम उनसे बात कर सको। कियान जियाई का चेहरा लाल हो गया। वह समझ गई कि झाओ यू का क्या मतलब है और सावधानी से बोली, माँ, क्या मैं सक्षम हूँ? झाओ यू ने निराश होकर चिंता व्यक्त की। अगर झाओ यिलिंग ऐसा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उससे बदतर नहीं हैं। इस कथन ने तुरंत ही कियान जियाई का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वास्तव में, यदि झाओ यिलिंग ऐसा कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती?
कियान जियाई ने झाओ यू की ओर आत्मविश्वास से सिर हिलाया। माँ, मैं समझ गई। मैं अभी जन्मदिन का उपहार ले आऊंगी। उसने रास्ते में शौचालय में अपना मेकअप ठीक करने का निर्णय लिया ताकि वह ली हांजियांग के सामने अपनी सबसे अच्छी छवि प्रस्तुत कर सके। कुछ ही देर में मुख्य मेज पर बैठे लोग एक एक करके अपने जन्मदिन के उपहार देने लगे। मुख्य शाखा के सबसे बड़े पोते के रूप में झाओ यिलिंग ने पहले से ही अपनी तैयार कढ़ाई की पेशकश की थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह एक पाइन और क्रेन दीर्घायु पेंटिंग है जिसे यिलिंग ने दादाजी के लिए हाथ से कढ़ाई की है। आपको पूर्वी समुद्र के समान विशाल आशीर्वाद और सूर्य और चंद्रमा की स्थायी रोशनी की तरह दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके साथ ही एक नौकर ने कढ़ाई को सबके प्रशंसा के लिए प्रदर्शित किया। जैसे ही कढ़ाई खोली गई, पैटर्न से सुनहरी रोशनी की किरणें परावर्तित हुईं और भीड़ में हौंफने की आवाज गूंज उठी। अध्याय 26, जन्मदिन का उपहार। पाइन एंड क्रेन लॉन्गेविटी पेंटिंग पूरी तरह से सोने के धागों से कढ़ाई की गई थी। सिलाई जटिल थी, रंग सामंजस्यपूर्ण थे, रेखाएं जीवंत थीं। ये स्पष्ट था कि कढ़ाई करने वाली यह कुशल महिला एक नाजुक, सुंदर और शुद्ध हृदय की महिला भी थी। ऐसा काम कढ़ाई के एक दशक के अनुभव के बिना संभवतः पूरा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, बल्कि पेंटिंग के कुछ हिस्सों को नीलम, माणिक और गोमेद से सजाया गया था। प्रकाश में वह पाइन और क्रेन दीर्घायु पेंटिंग चमकदार चमक के साथ चमक रही थी। शास्त्रीय लालित्य का स्पर्श खोए बिना राजसी और शानदार, ये शानदार रूप से शानदार था फिर भी एक परिष्कृत सूक्ष्मता को व्यक्त करता था। सबसे खास बात यह है कि इस पेंटिंग को झाओ यिलिंग ने खुद कढ़ाई की थी। आज के समाज में हाथ से काम करने के इच्छुक लोग कम ही मिलते हैं, और यह भी कि झाओ यिलिंग एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। इतनी उत्कृष्ट कलाकृति कढ़ाई कर पाना वाकई काबिले तारीफ था। ये, बिना किसी संदेह के, उस शाम का सबसे विचारशील जन्मदिन का उपहार था। भूरे बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने झाओ है की ओर हाथ झुकाए और कहा, मिस झाओ वास्तव में नाजुक अनुग्रह और शुद्ध हृदय की प्रतीक हैं। श्री झाओ, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। एक अन्य बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसी कढ़ाई की कला राजधानी में कहीं और नहीं मिलेगी। मिस झाओ वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर मेरी अपनी पोती में मिस झाओ की आधी भी संवेदनशीलता होती तो मुझे बहुत खुशी होती। झाओ यिलिंग झाओ हाई के बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की मुस्कान से सजा रहता था। वह गरिमा में और उचित थी। भीड़ की प्रशंसा के बावजूद वह दिखावा नहीं कर रही थी। वह विनम्रता और शालीनता के साथ संयमित और सरल व्यवहार करती थी। कुछ ही देर में और भी अधिक लोगों ने उनकी प्रशंसा की। ये कहा जा सकता है कि झाओ यिलिंग ने आज रात के भोज में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले उन्होंने जो केटिंग को बचाने के लिए कदम उठाया तथा एक उदार परिचारिका के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। फिर वह राजधानी शहर के सबसे सम्मानित व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और अनगिनत लोगों की निगाहें उसकी ओर आकर्षित हुईं। अंततः उनके जन्मदिन पर हार्दिक उपहार के अनूठे चयन ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। आज रात के बाद संभवतः राजधानी शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो झाओ यिलिंग का नाम नहीं जानता था। कियान जियाई ने बगल में रखे एक उपहार बॉक्स को थाम रखा था। झाओ यिलिंग की तारीफ सुनते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। झाओ यिलिंग ने जो मिसाल कायम की है, उसके सामने तो कोई भी कीमती तोहफा इन लोगों को शायद मामूली ही लगेगा। झाओ यिलिंग को सभी अच्छे विचार क्यों लाने चाहिए? हर कोई केवल झाओ यिलिंग की अच्छाइयों को ही देखता था। वह ईर्ष्यालु थी, वह क्रोधित थी। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका उपनाम कियान था? झाओ नहीं, उसे आज रात ली हांजियांग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। वह झाओ यिलिंग को मात देने के लिए दृढ़ थी। अलग दिखने के लिए उसे अपनी उपस्थिति को उजागर करने के लिए एक मंच की जरूरत थी। ये सोचते ही कियान जियाई के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। उसने अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ उठाया और इधर उधर देखा। आखिरकार उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर चू जिन पर टिक गई। उसने सोचा कि कोई भी व्यक्ति केवल उसके लिए एक कदम बनने के योग्य नहीं है। कियान जियाई के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और चालाकी की चिंगारी उसकी आंखों में चमक रही थी। उपहार बॉक्स ले जाते हुए कियान जियाई कुछ कदम आगे बढ़ी और खुशामद करते हुए बोली, चचेरी बहन, आप न केवल सुंदर हैं, बल्कि आपके हाथ भी बहुत कुशल हैं। आप वास्तव में मुझे अपनी छोटी चचेरी बहन के रूप में ईर्ष्या करते हैं। झाओ यिलिंग ने बहुत विनम्रता से कहा, मेरे तुच्छ कौशल आपके लिए मनोरंजक होंगे, तीसरे चचेरे भाई। जब कियान जियाई ने झाओ यिलिंग के दिखावटी प्रदर्शन को देखा तो उसे बहुत घृणा महसूस हुई। फिर भी वह अपने दिल में बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी और जोर से मुस्कुराहट की एक पतली सी किरण निकाल रही थी। चचेरे भाई, तुम बहुत विनम्र हो। झाओ यिलिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपने दादाजी के लिए उपहार के रूप में क्या तैयार किया है, तीसरी चचेरी बहन? मैंने दादाजी के लिए एक साधारण प्राचीन वस्तु तैयार की है, जिसकी तुलना चचेरे भाई की कढ़ाई से नहीं की जा सकती। उसने शरारती मुस्कान के साथ झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, दादाजी, आपको जियाई द्वारा आपके लिए तैयार किए गए उपहार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बच्चा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
सभी उपहार एक जैसे होते हैं, विचार ही मायने रखता है, झाओ हाई ने धीरे से डांटा। दादाजी, प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के आपके शौक को देखते हुए मैंने आपके लिए एक किंग राजवंश का फूलदान तैयार किया है और आपके लिए पूर्वी समुद्रों जितना विशाल भाग्य और दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। ये कहते हुए उसने उपहार बॉक्स खोला और उसके अंदर एक सियान रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान रखा था। रंग और गुणवत्ता को देखकर लग रहा था कि यह असली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी समझदार व्यक्ति पहचान सकता था कि यह किंग काल के अंत का है। अगर ये थोड़ा पुराना होता तो संग्रह के लिए शायद ज्यादा कीमती होता। झाओ यीलिंग की पाइन और क्रेन दीर्घायु पेंटिंग की तुलना में अंतर रात और दिन जैसा था। फिर भी झाओ हाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा, दादाजी बहुत खुश हैं, आप विचारशील रहे हैं। वह वास्तव में अपने छोटे रिश्तेदारों से इतने महत्वपूर्ण उपहार की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि भावनाएं ही सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। धन्यवाद दादाजी। एक नज़र में कियान जियाई की नज़र वसंत की हवा की तरह गर्म दो आंखों पर पड़ी। वे आंखें बहुत गर्म और बहुत गहरी थीं। उन्हें देखकर कियान जियाई का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। जब तक उसने दोबारा देखा, उन आंखों के मालिक ने अपनी नज़रें कहीं और घुमा ली थीं। उस नज़र का अनुसरण करते हुए उसने चू जिन को अपने पास ही देखा। धीरे धीरे कियान जियाई के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ओह, क्या वह छोटी बहन जिन नहीं है? उस पर झाओ हाई ने भी अपना ध्यान चू जिन की ओर मोड़ दिया और पास में खड़े एक नौकर को निर्देश दिया, वास्तव में ये छोटी जिन है। जल्दी करो, बूढ़े वांग, उसे बुलाओ। चू जिन की पृष्ठभूमि के कारण झाओ हाई हमेशा उससे बहुत प्यार करता था और यहाँ तक कि कई बार उसे अपने साथ रहने के लिए लाने का भी उल्लेख किया था, लेकिन झाओ शिंडोंग और उसकी पत्नी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, इस डर से कि चू समूह दूसरों के हाथों में पड़ सकता है। चू जिन की धारणा सामान्य से कहीं अधिक थी और झाओ है को उसे ढूंढते हुए सुनकर उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और मुख्य मेज की ओर चली गई। जैसे ही कियान जियाई ने चू जिन को देखा, वह तेजी से अपनी कुर्सी से उठी और स्नेहपूर्वक उसके साथ हाथ मिलाया, एक प्यारी बड़ी बहन की भूमिका निभाते हुए। छोटी बहन जिन, तुम आ गई हो। चू जिन ने लापरवाही से अपना हाथ वापस खींच लिया, उसका स्वर उदासीन था। क्या तीसरे चचेरे भाई की भूलने की बीमारी ठीक हो गई है? इस टिप्पणी पर कमरे के उस पार बैठे ली हांजियांग ने चू जिन की तरफ देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये लड़की सचमुच जानती थी कि दूसरों को जरा भी शर्मिंदगी दिए बिना कैसे हिसाब बराबर करना है। इसके अलावा वहां उपस्थित सभी प्रतिष्ठित युवतियां चाहती थीं कि वे अपनी आंखें उससे चिपका लें, फिर भी वह हमेशा इतनी अलग और उदासीन रहती थी, मानो उसने उसे देखा ही न हो। एक हल्की फुल्की टिप्पणी ने कियान जियाई को कठोर मुस्कान के साथ छोड़ दिया। उसका पिछला व्यवहार तुरंत जम गया। वह सोचने लगी कि क्या चू जिन को बुलाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, खासकर तब जब ली हांजियांग उसके सामने बैठा था। ऐसे समय में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कियान जियाई ने जल्दी से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया। उसकी नज़र चू जिन पर पड़ी जो खाली हाथ आए थे, फिर बोली, आज दादाजी का जन्मदिन है, मुझे आश्चर्य है कि छोटी बहन जिन ने उनके लिए क्या उपहार तैयार किया है। अध्याय 27, असली और नकली। झाओ हाई अपनी पोती के स्वभाव के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। भला वह उसके लिए तोहफा कैसे तैयार कर सकती थी? वह तो पहले ही निश्चिंत था कि उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। इस बच्ची का जीवन बहुत कठिन था। उसके पिता का निधन जल्दी हो गया था, उसकी मां वानस्पतिक अवस्था में थी और वह अपने बेटे के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ था, वरना वह इतनी चतुर और समझदार लड़की को इस मुकाम तक कैसे पहुंचा पाता। झाओ हाई ने आह भरते हुए चू जिन को बड़े स्नेह से देखते हुए कहा, जिन, तुम्हें यहाँ पाकर दादाजी बहुत खुश हैं। उपहार तो बस भौतिक संपत्ति हैं। ये सुनकर कियान जियाई ने चू जिन को नाराजगी से घूरा। चाहे कुछ भी हो, उसके दादाजी हमेशा इस बेवकूफ़ का साथ देते थे। अगर वह अच्छा भी करती तो भी उन्हें कभी ध्यान नहीं आता था। वे दोनों उनकी पोतियां थीं, लेकिन उसके दादाजी का पक्षपात हद से ज्यादा था। कियान जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह कहा जाता है आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है। बहन जिन, आप निश्चित रूप से दादाजी के लिए उपहार तैयार किए बिना नहीं आई हैं, है ना? बिल्कुल। ली रुयू ने चू जिन की ओर देखा और आगे कहा, जिन, ये सच में सही नहीं है। क्या तुमने पिछले हफ्ते अपनी चाची से कुछ पैसे नहीं लिए थे? अगर बात फैल गई तो लोग सोचेंगे कि तुम्हारे चाचा और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। ये सब 50 मिलियन। ये सोचकर ली रुयू का पेट गुस्से से भर गया। चू जिन ने ली रुयू और कियान जियाई की ओर देखा, उनकी बाहें थोड़ी ऊपर उठी। मुझे अपनी चाची और अपने तीसरे चचेरे भाई को निराश करने के लिए खेद है। उसमें इस पर झाओ हाई को छोड़कर शायद बाकी सभी लोग उसके खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोच रहे थे और उसे बेवकूफ़ बनते देखने का इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से वह उन्हें निराश करने वाली थी। कियान जियाई ने उसे कुछ खाली नज़रों से देखा। बहन जिन, आपका क्या मतलब है? अगर आपने दादाजी के लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया है तो निराश होने वाले तो दादाजी ही होंगे, इसका मुझसे और चाची से क्या लेना देना?
चू जिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, केवल शाब्दिक अर्थ। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी उंगलियां अचानक घूम गईं और एक क्रिस्टल क्लियर जैद अंगूठी अचानक उसकी हथेली में प्रकट हो गई। दादाजी, चू जिन ने झाओ हाई की ओर देखा, जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आज एक प्राचीन स्टॉल पर सोंग राजवंश की यह जैद अंगूठी देखी और ये दादाजी के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगी, इसलिए जिन ने इसे आपको देने के लिए खरीद लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पुरानी नहीं लगेगी। रोशनी में जैद की अंगूठी ठंडी चमक के साथ चमक रही थी। वह बहुत अच्छी क्वालिटी की, चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी। आमतौर पर कोई वस्तु जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही अधिक उस पर सवाल उठाए जाते हैं, विशेषकर तब जब जैद अंगूठी के लिए उचित बॉक्स भी न हो। और क्या सोंग राजवंश की कोई चीज़ सचमुच इतनी अच्छी तरह संरक्षित की जा सकती है? कोई भी समझदार व्यक्ति तुरंत पहचान सकता था कि यह नकली है। जिन दो बुजुर्गों ने झाओ यिलिंग की प्रशंसा की थी, उन्होंने एक नज़र डाली और अपना सिर हिलाया और कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्णय लिया। हाँ, कियान जियाई ने उपहास किया, सिस्टर जिन, ये वह जन्मदिन का उपहार है जो आपने दादाजी के लिए तैयार किया है। सोंग राजवंश से, सिस्टर जिन, मेरा आपको छोटा करने का इरादा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ हमारे स्कूल के सामने 100 युआन प्रति पीस में खरीदी जा सकती है। कियान जियाई बहुत आत्मसंतुष्ट होकर हंसी, ये सोचकर कि उसका अपना तोहफा असल में पेश करने लायक नहीं था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू जिन इतना दुस्साहस करेगा और एक साफ साफ नकली तोहफा लाएगा। यदि यह नकली है तो नकली है, लेकिन उसे तो ये दावा करना ही था कि यह सोंग राजवंश से है। एक साधारण व्यक्ति हमेशा साधारण ही रहता है, वह ठगे जाने के बाद भी खुशी खुशी दूसरों के लिए पैसे गिनता रहता है। आज रात के भोज में सभी अतिथिगण उल्लेखनीय व्यक्ति थे, विशेष रूप से बॉस ली हांजियांग, जो मुख्य मेज पर बैठे थे। अब चू जिन ने नकली जैद अंगूठी दे दी थी। झाओ हाई का चेहरा दांव पर था। चू जिन की मुस्कान अपरिवर्तित रही, केवल झाओ है को देखते हुए, और पूछा, दादाजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा, बस एक आह भरी। यद्यपि वह आमतौर पर अपनी पोती का पक्ष लेते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे झाओ परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लापरवाही से काम करने देंगे। इसलिए उस समय एक बुजुर्ग के रूप में चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया थी। ये देखकर झाओ यिलिंग तुरंत खड़ा हो गया और चू जिन से कहा, जिन, शोर मचाना बंद करो। झाओ यिलिंग ने एक अच्छी बड़ी बहन का किरदार बखूबी निभाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जवान हो और धोखा खाना आसान है। इसे एक ऐसा डंक समझो जो तुम्हें ज्ञान सिखाएगा। असल में मायने इसके पीछे की सोच रखती है, और मुझे विश्वास है कि दादाजी तुम्हें दोष नहीं देंगे। वाकई, पोती ही सबसे अच्छी होती है। झाओ हाई ने तुरंत झाओ यिलिंग को स्वीकृति भरी नज़रों से देखा। यिलिंग सही कह रही है। कोई भी तोहफा उसके पीछे के विचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। जिन, कृपया बैठ जाए। झाओ परिवार की धनी लोगों के बीच अच्छी खासी ख्याति थी, और यदि यह बात बाहर आ गई तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। दादाजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? चू जिन ने झाओ है की ओर दृढ़ता से देखा और फिर पूछा। उसका आचरण गंभीर और गंभीर था। मैं। झाओ हाई ने एक बार फिर आह भरी। जिन, दादाजी जानते हैं कि आपके इरादे नेक हैं, लेकिन। जिन। झाओ यिलिंग ने बड़ी बहन का रुख अपनाया और डांटते हुए कहा, यह तुम्हारी हरकतों के लिए जगह नहीं है। दादाजी, चू जिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो आप भी यही सोचते हैं कि मैं बस हंगामा कर रहा हूं? इसके साथ ही पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया और कोई भी नहीं बोला। उसी समय एक गहरी और कोमल पुरुष आवाज ने चुप्पी तोड़ी, मुझे तुम पर विश्वास है। यद्यपि ये केवल 3 छोटे शब्द थे, फिर भी इनका प्रभाव बहुत अधिक था। आवाज सुनकर सभी लोग सहज ही आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वक्ता थे ली हांजियांग। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। ये देखकर कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है, ली हांजियांग अपने होठों पर अभी भी मुस्कान लिए खड़ा हो गया। वह सीधे चू जिन के पास चला गया। ये देखकर झाओ यिलिंग का हाथ उसकी स्कर्ट के किनारे पर और कस गया। कियान जियाई और भी अधिक असंतुष्ट दिखाई दी। वहां मौजूद किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ली हांजियांग खड़े होकर चू जिन के लिए बोलेंगे। ली हांजियांग ने चू जिन की ओर देखा और बहुत ही सौम्य स्वर में कहा, मिस चू, क्या मैं इस जैद अंगूठी को देख सकता हूँ? चू जिन ने सिर हिलाया, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। बोलते हुए उसने अंगूठी ली हांजियांग को सौंप दी। यहाँ तक कि चू जिन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ली हांजियांग उनकी सहायता के लिए आएगा, क्योंकि वह उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी जो आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहता था और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता था। ली हांजियांग ने जैद की अंगूठी को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह जैद बिल्कुल साफ है, उत्तम नक्काशी से सजी है, तेल से चमक रही है, और इसे हाथ में लेने पर हल्की ठंडक महसूस होती है, जिससे पता चलता है कि यह हज़ारों साल पुराने जैद से बनी है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इसे लंबे समय तक पहनने से उम्र बढ़ती है, कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वाकई सोंग राजवंश काल की एक कलाकृति है और इसे सिर्फ शाही परिवार के सदस्य ही पहन सकते थे। मुझे एक बार विदेश में एक नीलामी में इसे देखने का सौभाग्य मिला था। बोली 8 अंकों तक पहुंच गई थी और पूरी दुनिया में 3 से ज्यादा जेड नहीं हैं। मिस चू, आपको इतनी दुर्लभ वस्तु कहाँ से मिली? इन शब्दों पर सभी ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य से हौंफने लगे। चू जिन भी दंग रह गया, क्योंकि पहले तो उसने सोचा था कि यह सोंग राजवंश की एक सामान्य वस्तु है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह इतना असाधारण मूल्य की वस्तु है। कियान जियाई, जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका न मिलने के कारण चिंतित थी, ने जल्दी से पूछा, बॉस ली, क्या आप वाकई गलत नहीं हैं? सोंग राजवंश की कोई चीज़ इतनी अच्छी तरह से कैसे संरक्षित की जा सकती है? कियान जियाई ने जो पूछा वही सबके मन में उठ रहा था। सोंग राजवंश 1000 साल से भी पहले का है और अगर यह अच्छी तरह से संरक्षित भी होता तो भी यह नामुमकिन लगता था कि इसमें किसी भी तरह के नुकसान के निशान नहीं होंगे, और तो और इसका रंग इतना चमकीला था कि ऐसा लग रहा था मानो इसे अभी अभी पॉलिश किया गया हो। अध्याय 28। 10 लाख। उच्च समाज में ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं होती जो तमाशा देखने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा चून की ली हांजियांग राजधानी शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए मुख्य मेज पर कई सामाजिक लोग और कुलीन महिलाएं मौजूद थीं जो इस नाटक को देखने के लिए उत्सुक थीं। ये सुनकर ली हांजियांग ने कियान जियाई की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। मिस, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा भी ऐसी ही होगी। उस क्षणिक नज़र से कियान जियाई का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। इस समय भीड़ धीमी आवाज में चर्चा कर रही थी। सफ़ेद बाल और लंबी गहरी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। युवा मास्टर ली, क्या आप इस बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथ की अंगूठी दिखाने दे सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने सादा तांग सूट पहना हुआ था और उनका व्यवहार एक ऋषि जैसा था। वह कोई और नहीं बल्कि राजधानी शहर के 4 महान परिवारों में से एक वांग परिवार का मुखिया वांग जेन था। वांग जेन को प्राचीन वस्तुएं एकत्र करने का शौक था, जबकि झाओ हाई का जन्म एक किसान के रूप में हुआ था और वह केवल दिखावे के लिए प्राचीन वस्तुएं एकत्र करता था। लेकिन वांग जेन एक सच्चे अभिजात्य पृष्ठभूमि से थे और प्राचीन वस्तु संग्रहकर्ताओं के बीच काफी प्रसिद्ध थे। ली हांजियांग ने चू जिन की ओर देखा। मिस चू, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? चू जिन ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। वास्तव में वह ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि क्या जेड की अंगूठी उतनी ही मूल्यवान थी जितना ली हांजियांग ने दावा किया था। ली हांजियांग ने जेड की अंगूठी वांग जेन को सौंपते हुए कहा, तो मुझे आपको परेशान करना होगा एल्डर वांग। वांग जेन ने सिर हिलाया और ली हांजियांग के हाथ से जेड की अंगूठी ले ली। उसे देखते हुए उसकी आंखें और भी चमक उठीं। वाकई यह उच्च गुणवत्ता वाली जेड है। इतना सुंदर जेड मैंने अपने जीवनकाल में कभी नहीं देखा था। मेरा जीवन पूर्ण हो गया। वांग जेन के पीछे पीछे चल रहे 2 बुजुर्ग जल्द ही उसे करीब से देखने के लिए पास आए। जब उन्होंने जेड की अंगूठी की गुणवत्ता, रंग और कारीगरी देखी तो सभी ने सिर हिलाकर कहा, वाकई इस रंग और गुणवत्ता को देखते हुए ये निश्चित रूप से सोंग राजवंश की एक असली अंगूठी है। वांग जेन चू जिन के पास गया और पूछा, युवती, क्या ये जेड अंगूठी आपकी है? चू जिन ने सिर हिलाया, हाँ ये है। वांग जेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, युवती, मुझे ये जेड अंगूठी बहुत पसंद है और मैं इसे खरीदने के लिए 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? 1 करोड़। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी जेड अंगूठी की इतनी कीमत होगी। ली रुयू का दिल रो रहा था। ये बेचारी लड़की अपने पैसों को कुछ नहीं समझती। झाओ हाई को इतनी कीमती चीज दे रही है। झाओ हाई स्वयं भावनाओं से कांप रहा था। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने पहले केवल अपनी इज्जत बचाने की चिंता की थी और अपनी पोती पर विश्वास नहीं किया था। कियान जियाई पूरी तरह से स्तब्ध थी। 10 मिलियन। चू जिन के पास जो कुछ था उसकी कीमत 10 मिलियन थी। उसकी पूरे साल की जेब खर्च 1 लाख युआन भी नहीं थी। असल में उसने चू जिन द्वारा उपहार में दी गई नकली चीज का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से अपमानित करने की योजना बनाई थी। लेकिन अंत में उसे ही शर्मिंदा होना पड़ा। चू जिन हल्के से मुस्कुराया और शांति से कहा, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दादाजी वांग, लेकिन मैंने ये जेड अंगूठी पहले ही अपने दादा को दे दी है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप उनके साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये युवती न तो अहंकारी थी और न ही अधीर। उसने शुरू से अंत तक शांत आचरण बनाए रखा। जब उसकी जेड अंगूठी के नकली होने पर सवाल उठाया गया तो वह शर्मिंदगी के कारण क्रोधित नहीं हुई थी। न ही वह हर किसी की प्रशंसा पाकर घमंडी हो गई थी। न ही उसने झाओ हाई के प्रति उसकी गलतफहमी के लिए कोई दुर्भावना रखी थी। वह एक बच्ची थी जो बुद्धिमान थी और बड़ी तस्वीर को समझती थी। वांग जेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और झाओ हाई की ओर मुड़ते हुए कहा, वह एक अच्छी युवती है और आप भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी पोती मिली है। आप पुराने पुरातत्ववेत्ता हैं।
झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि चू जिन इस बार ऐसे शब्द कहेगा, और एक पल के लिए उसने उसे बड़ी शर्म से देखा। जिन, ये दादाजी हैं जिन्होंने आपको गलत तरीके से दोषी ठहराया है। दादाजी, चू जिन ने झाओ है की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। आपके ऐसा कहने से ऐसा लगता है जैसे हम अजनबी हैं। जिन आपको कैसे दोष दे सकते हैं? हालांकि इस बार यह कई दादाओं और बॉसली का शुक्रिया है। जिन आप सभी का शुक्रिया अदा करता है। ये कहते हुए चू जिन मुड़ा और पुरुषों की ओर थोड़ा झुका। ली हांजियांग ने बस उसे देखा और धीरे से कहा, यह एक छोटा सा प्रयास था, मिस चू को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वह उदासीन दिखाई दे रहा था, लेकिन झाओ यिलिंग के दृष्टिकोण से ली हांजियांग की आंखों में प्रशंसा की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। झाओ यिलिंग का हाथ, जो टिश्यू को पकड़े हुए था, कस गया और उसकी आंखों में निर्दयता की एक झलक तुरंत ही दौड़ गई। वांग जैन और उसके बगल में खड़े दो बूढ़े लोगों ने हाथ हिलाकर कहा, एक मामूली बात है, एक मामूली बात है। वे सभी गहरी मित्रता के साथ सम्मानित थे और अब कुछ उत्कृष्ट देखने के बाद, हालांकि वे इसे स्वयं के लिए दावा नहीं कर सकते थे, इसने कम से कम उनके क्षितिज को व्यापक बना दिया था और उनके अनुभव को समृद्ध किया था। आखिरकार यह कोई व्यर्थ यात्रा नहीं थी। ये जानना जरूरी है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अनमोल चीजें कभी नहीं देख पाते। इस लिहाज से वे सचमुच चू जिन की रोशनी में डूबे हुए थे। कियान जियाए और भी ज्यादा असंतुष्ट थी। उसके दिमाग में लगातार 10 लाख का आंकड़ा गूंज रहा था। झाओ परिवार के बारे में उसकी समझ के आधार पर वे चू जिन को इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकते थे? ये सोचकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह खड़ी होकर बोली, बहन जिन कितनी उदार हैं और दादाजी के प्रति इतनी श्रद्धा रखती हैं। ये देखकर मुझे उनकी बहन को सचमुच शर्म आती है। चू जिन ने भौहें उठाईं। यह अच्छी बात है कि तुम्हें शर्म आती है। कियान जियाई को इस तरह के प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, शर्म का एहसास होने का मतलब है कि आप मदद से परे नहीं हैं। एक इंसान होने के नाते खाली दिमाग होना ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए। ये कियान जियाई शुरू से लेकर अब तक मुसीबत की तलाश में ही रही है। अगर वह पलटवार नहीं करती तो उसे सचमुच लगता कि चू जिन एक आसान निशाना है। ली हांजियांग के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये लड़की दिलचस्प थी। ऐसा लग रहा था कि आज रात झाओ परिवार का आना व्यर्थ नहीं गया। वांग झेन ने भी चू जिन को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। उसने सोचा था कि यह लड़की कोमल और नाजुक है, लेकिन बात जब आई तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अफसोस की बात है कि इतनी होशियार और समझदार लड़की उनकी पोती नहीं थी। अगर वह उनके अपने परिवार की सदस्य होती तो शायद वे खुशी से अपने सपनों से जाग जाते। ये सुनकर कियान जियाई का चेहरा पीला पड़ गया। इस गंवार की हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की, और वो भी इतने बड़े बड़े लोगों के सामने? ठीक है, ठीक है। झाओ यिलिंग ने उचित समय पर खड़े होकर एक सौम्य व्यवहार अपनाया। हम सब यहाँ एक परिवार हैं, सद्भाव को ठेस न पहुँचाएं। भोज शुरू होने वाला है, कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। झाओ हाई ने भी जल्दी से मेज़बान का व्यवहार अपना लिया। मैंने अच्छी मेज़बानी नहीं की। कृपया सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। इसके साथ ही सभी लोग तितर बितर हो गए और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाने के साथ ही भोज की औपचारिक शुरुआत हो गई। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत कम लोग थे जिन्होंने सचमुच अपनी हैसियत को त्याग दिया और दिल खोलकर भोजन किया। वास्तव में लगभग कोई नहीं। आखिरकार वहां बैठी महिलाएं उच्च समाज की महिलाएं थीं और बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली व्यक्ति थे। विशेष रूप से ली हांजियांग जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के साथ युवा महिलाएं अपनी छवि के प्रति और भी अधिक सचेत थीं। वे ज्यादातर अपनी चॉपस्टिक को मुश्किल से छूते हुए शान से शराब की चुस्कियां ले रहे थे। लगभग बिना किसी अपवाद के उनकी निगाहें एक ही दिशा में केंद्रित थीं। ली हांजियांग। चूंकि बहुत कम लोग अपने चॉपस्टिक को छूते थे, इसलिए चू जिन सब की नज़रों में अजीब व्यक्ति बन गया। कियान जियाई के होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। जैसी कि उम्मीद थी, एक गंवार तो बस गंवार ही होता है, ऐसे खा रहा है जैसे सदियों से खाना देखा ही न हो। अध्याय 29। क्या आप मुसीबत में पड़ गए? जिन भूख से बेहाल थी, पूरी दोपहर मेहनत करने के बाद पहले हाथ हटाने और फिर जोड़ने में ये सब शारीरिक श्रम था। अब जब उसके सामने स्वादिष्ट खाना था तो वो किसी को निराश नहीं कर सकती थी। इस जीवन में वह अब अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रखना चाहती थी। दरअसल उसके खाने का तरीका बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि बहुत ही सुंदर था और देखने में भी कुछ कुछ अच्छा लग रहा था। उसकी जैद जैसी नाजुक उंगलियां सख्त खाने की प्लेट के साथ खूबसूरती से कंट्रास्ट कर रही थीं, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। लेकिन अच्छे व्यवहार वाले समाजसेवियों के समूह के बीच वह कुछ हद तक असहज लग रही थी। किसी को इतनी खुशी से खाते देख ली हांजियांग के होठों पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। क्या ये व्यंजन वाकई इतने स्वादिष्ट थे?
उससे अधिक आकर्षक। ये सभी सोशलाइट अपनी चॉपस्टिक उठाने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके सामने उनकी छवि खराब न हो जाए। फिर भी ये लड़की निडर थी और ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसने उसे देखा ही न हो। क्या वह जानबूझकर धारा के विपरीत जा रही थी? क्या आप जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? ली हांजियांग ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और गोमांस का एक टुकड़ा उठाया तथा उसे धीरे धीरे अपने मुंह में चबाने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस गोमांस का स्वाद उसके द्वारा पहले खाए गए किसी भी गोमांस से बेहतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इसे इतने आनंद के साथ खा सकी। झाओ यिलिंग की नज़र पहले ही कुछ बार ली हांजियांग और जिन के बीच घूम चुकी थी। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक उठाए और छोटे छोटे निवाले खाने शुरू कर दिए। ये देखकर अन्य समाजसेवियों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। वे शायद भ्रमित हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चॉपस्टिक उठाए और कठोरता से भोजन को अपने मुंह में डाला। रात के लगभग 12 बजे डिनर पार्टी खत्म हुई। झाओ हाय और झाओ शेंडोंग का परिवार कुछ सम्मानित मेहमानों को विदा करने के लिए होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। शौचालय से बाहर आकर जिन बस जाने ही वाली थी कि उसने वांग जेन को दूसरों के साथ बात करते हुए देखा। साथ ही उसके चारों ओर घनी काली आभा भी थी। जिन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसने पहले हुई बातचीत में वांग जेन के आसपास की काली आभा देखी थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वह इतनी घनी हो जाएगी। पर्पल थंडर स्पेस से जी हैरान था। हे भगवान, उस दाढ़ी वाले बच्चे में कितना भारी आक्रोश है। वह बड़ी मुसीबत में होगा। जिन, मानवता को बचाने की बारी तुम्हारी है। जिन ने भौहें चढ़ाईं। बच्चा। वांग जेन कम से कम 60-70 साल का लग रहा था। क्या उसे बच्चा कहना उचित था? जी ने कुछ सूरजमुखी के बीज उसके मुंह में डाले और इत्मीनान से कहा, यह संप्रभु पहले से ही 7000 साल से अधिक पुराना है। जिन ने अपने होंठ मोड़े, तो तुम अविकसित हो। अन्यथा 7000 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी वह 7 वर्ष के बच्चे जितनी भी लंबी क्यों नहीं दिखाई देती। जी चुप हो गया। ऊंचाई एक दुखदायी बात थी। जिन आराम से वांग जेन के पास गया और उसे नमस्कार किया। दादाजी वांग। वांग जेन ने मुड़कर देखा कि यह जिन था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। छोटी लड़की, ये तुम हो? जिन ने वांग जेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी वांग, आज रात मैं आपका कर्जदार हूँ। आपके बिना मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है। यह एक छोटी सी बात है। वांग जेन ने हाथ हिलाकर कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें इसे दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है। तुम्हें सचमुच यंग मास्टर ली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके बिना शायद मैं आज इतना बढ़िया खजाना नहीं देख पाता। वांग जेन को यह चतुर और मधुरभाषी युवती सचमुच पसंद थी। उसके सिर्फ पोते पोतियां ही थे जो दोनों ही उद्दंड और गुस्सैल थे, इसलिए वह हमेशा से एक पोती की कामना करता था। दुर्भाग्य से आजकल के युवा कम लेकिन बेहतर जन्मों की वकालत करते हैं, इसलिए वे ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई। खैर, मैं अब भी आपकी आभारी हूँ। चू जिन ने उनकी ओर देखा। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, दादाजी वांग, क्या आपको हाल ही में कोई परेशानी हुई है? ये सुनकर वांग जेन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया और बेफिक्री से बोला, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ थोड़ी परेशानी होती है। चू जिन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, इन दिनों जब भी तुम चलती हो, क्या तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? क्या तुम्हें पैरों की हल्की सी आहट सुनाई देती है, लेकिन जब तुम मुड़कर देखती हो तो वहाँ कुछ नहीं होता? जब उसने अपनी बात समाप्त की तो वांग जेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपने लगी। छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? वांग जेन के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय चू जिन ने आगे कहा, हाल ही में आपके आसपास कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं और आपको सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द और गंभीर अनिद्रा की समस्या भी हो रही है। हर आधी रात को आपको अजीब तरह की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लक्षण पिछले आधे महीने से बने हुए हैं। ये कहते ही वांग जेन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि चू जिन बिल्कुल सही कह रहा था। आधे महीने पहले से ही उसके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। बंद टीवी अपने आप चालू हो जाता था, खिड़की से परछाइयां आती थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, कमरे की बत्तियां बेवजह जल जाती थीं, शौचालय से बेवजह खून बहने लगता था और खाली कमरा अलौकिक आवाज़ों से गूंज उठता था। एक पल एक जिंदा दिल कुत्ता इधर उधर उछल कूद करता और अगले ही पल वह मर जाता और उसके मुंह से खून रिसने लगता। आधी रात होते ही वे तीखी चीखें उसके कानों में गूंजने लगतीं और हाल ही में कंपनी के शेयरों में भी लगातार गिरावट आ रही थी। वांग जेन का दिल धड़कने लगा था। वो तो बस एक किशोरी थी, इतना कुछ कैसे जान सकती थी? यहाँ तक कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रसिद्ध फेंग शुई विशेषज्ञ भी इतना कुछ नहीं देख पाए। क्या किसी ने खबर लीक कर दी होगी? उसके पोते भी लगभग उसी उम्र के थे। क्या वो बदमाश बाहर बेतहाशा बातें कर रहे होंगे?
इस विचार के साथ वांग जेन का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया और उसने एक शांत मुस्कान बिखेरी। बकवास छोटी बच्ची, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। क्या सचमुच इस दुनिया में इतनी अजीब चीजें हैं? चू जिन को बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा, दादाजी वांग, क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलना चाहेंगे? उसके चेहरे पर गंभीरता थी। हालांकि उसने खेल खेलने की बात कही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में खेलने का जरा भी इरादा नहीं था। वांग जेन ने शुरू में मना करने का इरादा किया था, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो वे ठीक है में बदल गए। चू जिन की उंगलियां थोड़ी सी हिली और टैरो कार्ड का एक डेक उसकी हथेली में आ गया। आसपास की सीमाओं के कारण कार्ड फैलाना संभव नहीं था, इसलिए चू जिन ने केवल 22 मेजा आर्काना कार्ड निकाले और एकल कार्ड भविष्यवाणी विधि का उपयोग करने की तैयारी की। चू जिन ने जल्दी से टैरो कार्ड छांटे और उन्हें आगे बढ़ाते हुए वांग जेन से कहा, दादाजी वांग, कृपया एक कार्ड निकालें और मुझे दे दें। वांग जेन को यह अजीब लगा, फिर भी उसने सावधानी से एक कार्ड निकाला और चू जिन को दे दिया। वांग जेन से कार्ड लेते ही चू जिन की अभिव्यक्ति एक ही नज़र में नाटकीय रूप से बदल गई। सीधा खड़ा ग्रिम रीपर। कार्ड में ग्रिम रीपर एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर नीचे मौजूद जीवित प्राणियों के ऊपर मंडरा रहा है। उसके हाथ में एक काला झंडा है जिस पर गुलाब का क्रॉस बना हुआ है। घोड़े के नीचे 4 लोग हैं, जिनमें से एक ज़मीन पर पहले से ही मृत पड़ा है, जबकि बाकी 3 घुटनों के बल बैठे हैं। उसे इस तरह देखकर वांग जेन ने चिंता से पूछा, क्या हुआ छोटी बच्ची? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चू जिन ने अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ दादाजी वांग। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन तुम्हें ही सावधान रहना होगा। 4 दिन बाद तुम्हें एक अजीब सा सपना आएगा। उस सपने में चाहे तुम कुछ भी देखो, पीछे मुड़कर मत देखना और किसी का दिया हुआ कुछ भी मत खाना। इसके अलावा अगले कुछ दिनों तक तुम्हें कहीं भी गाड़ी से जाने से बचना होगा, लेकिन अगर जाना ही पड़े तो अपने साथ एक आदमी जरूर लाना जिसकी राशि घोड़े के समान हो, जो तुम्हारे साथ रहे। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम मुझे साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल में कभी भी मिल सकते हो। मैं 10वीं कक्षा में हूँ। मैं तुम्हारी सारी समस्या हल कर सकता हूँ। अध्याय 30, पुराना दोस्त। वांग जेन हालांकि चुप था, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं किसी फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। डर के कारण उसका झुर्रियों वाला माथा अब ठंडे पसीने से ढंक गया था। एक पल बाद वांग जेन ने अपना संयम वापस पाया और चू जिन की तरफ देखा। उसने अपना मुंह खोला मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिरी पल में उसके शब्द निकल गए। आखिर वो तो एक किशोरी थी, वो क्या समझ पाती? इस समय वांग परिवार का ड्राइवर पास आया और बहुत सम्मानपूर्वक बोला, बड़े साहब, हमारे लौटने का समय हो गया है। वांग जेन ने सिर हिलाया, फिर चू जिन की ओर मुड़ा, छोटी लड़की, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं पहले जा रहा हूँ। चू जिन ने अधिक कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए कि वह इस समय शायद आश्वस्त करने वाली नहीं है, और केवल इतना कहा, दादाजी वांग, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बेझिझक मेरे पास आइए। अब तक बैंक्वेट हॉल में बमुश्किल ही कोई मेहमान बचा था। जिन्हें जाना चाहिए था वे लगभग सभी जा चुके थे और सिर्फ मुट्ठी भर कर्मचारी ही सफाई कर रहे थे। होटल के बाहर चू जिन ने देखा कि झाओ शेंडोंग और उसका परिवार पहले ही चले गए थे। झाओ हाई भी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया, ऐसा लग रहा था कि उसे आज रात वापस चलना होगा। झाओ परिवार के वे सदस्य वाकई बहुत निर्दयी थे। एक तरफ वे चू ग्रुप पर कब्जा जमाए बैठे थे और दूसरी तरफ उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के तरीके खोज रहे थे। आधी रात होने वाली थी, चांदनी और शहर की रोशनियां शांति और स्थिरता से आपस में गुंथी हुई थीं। चू जिन आराम से सड़क के किनारे टहल रहा था। सड़क के उस पार वाली गली में लगभग 7 या 8 आदमी स्टील के पाइप पकड़े हुए उदासीनता से खड़े थे। चू जिन को आते देख तेज तर्रार युवकों में से एक ने जल्दी से अपनी सिगरेट का बट फेंक दिया और तुरंत सतर्क हो गया और बोला, वह आ रही है, वह आ रही है। ये सुनकर बाकी सभी लोग सतर्क हो गए और पहले जैसा आलस्य क्षण भर में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे काफी देर से इंतजार कर रहे थे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसके चेहरे पर दाग थे, पास आती हुई युवती को देखा, उसकी आंखों में एक कामुक चमक देखी और अपने होंठ चाटते हुए कहा, अरे, और वह तो बहुत सुंदर है। चांदनी में वह युवती शांति से टहल रही थी। हल्की हवा के झोंके से कभी कभी उसके बाल लहरा उठते और उसकी पोशाक लहरा जाती, जिससे उसकी उपस्थिति में एक अलौकिकता आ जाती, मानो कोई नाजुक ऑर्किड या चांदनी में कदम रख रही कोई परी। वे लोग उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे और काफ़ी देर बाद उन्हें अपना मिशन याद आया। पर्पल थंडर स्पेस में जी ने अपने पैर क्रॉस किए और गंभीर चेहरे के साथ कहा, जिन, आगे खतरे का स्तर 100% तक पहुंच गया है। क्या हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए? चू जिन का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया, क्या कोई ज़रूरत है? वह उथला, उदासीन वक्र, चाहे कोई उसे किसी भी दृष्टि से देखे, एक प्रकार की बेपरवाही का भाव लिए हुए प्रतीत होता था। पर्पल थंडर स्पेस के जेड कांप उठे।
उन्हें ऐसा क्यों लगा कि जिन उससे दूर होता जा रहा है जिसे वह जानते थे। उनकी बातचीत के बीच चू जिन के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो गया। ये वही आदमी था जिसके चेहरे पर जख्म थे, एक स्टील का पाइप पकड़े हुए और धमकी भरे अंदाज में। उसने चू जिन पर व्यंग्य किया, अरे इतनी रात को अकेली हो, क्या तुम चाहती हो कि हम भाई तुम्हारे साथ चलें? ये कहकर वह जोर से हंसने लगा, उसकी आंखें वासना से चमक रही थीं। हाँ सुंदर लड़की, अकेले चलना बोरिंग है ना? क्यों न तुम हमारे बॉस को तुम्हें लिफ्ट देने दो, शायद हम जिंदगी के बारे में बात कर सकें। जख्मी चेहरे वाले आदमी के पीछे खड़ा एक और अधीनस्थ भी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। उसी समय एक काले रंग की रोल्स रॉयस कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। कार के अंदर से दृश्य इतना स्पष्ट था कि सामने वाली गली के मुहाने पर हो रही हर घटना को देखा जा सकता था। ड्राइवर ली हांजियांग था। उस समय वह उस दुबली पतली आकृति को गौर से देख रहा था जिसकी पीठ उसकी ओर थी। गुलाबी पोशाक, लंबे बाल। ली हांजियांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे यह छायाचित्र इतना जाना पहचाना क्यों लगा? उस क्षण उसके मन में एक फुर्तीली आकृति और काले बालों की एक झलक उभरी। ये सोचकर ली हांजियांग ने अपना सिर हिलाया। वह कैसे हो सकती है? जब वह गया तो झाओ परिवार पहले ही जा चुका था और अब तक वह छोटी बच्ची घर पहुंच जानी चाहिए थी। झाओ परिवार के पास उसे अकेला छोड़ने का कोई कारण नहीं था। चाहे वह छायाचित्र किसी का भी हो, वह ऐसी स्थिति में चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। यद्यपि वह एक व्यापारी थे, फिर भी उनमें न्याय की भावना थी जिसे कायम रखना आवश्यक था। ये बात ध्यान में रखते हुए ली हांजियांग ने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी शांत केबिन में एक ठंडी और अलग आवाज गूंजी, कोई जरूरत नहीं है। ली हांजियांग ने असमंजस से कहा, जनरल मो। उस आदमी की अत्यधिक कठोर आकृतियां अंधेरे में छिपी हुई थीं, केवल एक मोटी रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी जिससे पूरा शरीर कुलीन और अलग थलग लग रहा था। अंधेरे में भी उस आदमी की शक्तिशाली उपस्थिति विस्मय पैदा करती थी। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता था राजा होता था। एक क्षण बाद उसने धीरे से कहा, उसके लिए 10 और भी कम पड़ेंगे। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी। ली हांजियांग थोड़ा स्तब्ध रह गया और जो हाथ कार के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था वह पीछे हट गया। उन्होंने उत्सुकता से आगे की ओर देखा और जनरल मो के हालिया दावे की सच्चाई पर सवाल उठाया। किसी भी दिशा से देखने पर यह आकृति दुबली पतली और कमज़ोर दिखाई देती थी। क्या वह सचमुच उतनी ही दुर्जय हो सकती थी जितना जनरल मो ने बताया था? प्यारी सी बच्ची, मुझे तुम्हें पीने के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जख्मी चेहरे वाले आदमी ने स्टील का पाइप अपने अधीनस्थ की ओर फेंका और अपने खुरदुरे दाहिने हाथ से चू जिन की ठुड्डी पकड़ ली। चू जिन ने अपनी नज़रें थोड़ी ऊपर उठाईं, उनकी साफ आंखें एक तेज ठंडी रोशनी से भर गईं जो चांदनी की चांदनी के साथ मिल गई। उनका पूरा अस्तित्व पवित्र फिर भी हानिरहित लग रहा था। खामोश गली में एक हवा का झोंका आया जो उनके काले बालों के गुच्छों को ऊपर उठा रहा था। उनके जैद जैसे चेहरे पर काले और सफ़ेद के अद्भुत विपरीतता में लहरा रहा था एक मनमोहक सुंदरता। ये देखकर जख्मी आदमी गले से नीचे उतर गया। धिक्कार है, वह बहुत खूबसूरत थी, ये सौदा तो इसके लायक था। क्लिक, अचानक एक ऐसी ध्वनि रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। थप 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 के बाद भारी वस्तुओं के ज़मीन पर गिरने की कई आवाज़ें आईं। फिर पीड़ा की कई कराहें आईं। एक बार अभिमानी दाग वाला चेहरा तुरंत जमीन पर गिर गया। वह अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़े हुए था और दर्द से तड़प रहा था। स्पष्टतः वह कर्कश क्लिक ध्वनि हड्डी टूटने की ध्वनि थी। उसका हाथ अब बेकार हो गया था। ली हांजियांग कार में बैठा अविश्वास से ये दृश्य देख रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी, उसकी तेजी से हुई हरकतों में उसे बस एक धुंधला सा दृश्य ही दिखाई दे रहा था। ये पूरी घटना 3 मिनट से भी कम समय में हुई और उसने उन सभी आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। चू जिन ने अपनी नज़रें जमीन पर फैले हुए आदमियों पर झुका लीं। जख्मी चेहरे वाले हाथ पर पैर रखते हुए उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? स्पष्टतः यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि किसी के द्वारा पूर्वनियोजित योजना थी। जैसे ही उसने यह बात कही, पीले रंग से रंगे बालों वाला एक गुंडा धीरे से अपना सिर ऊपर उठाने लगा। उसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाते हुए बोला, जिन 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 जिन, भाई जिन। परिचित आवाज सुनकर चू जिन ने भी उसकी ओर नजर उठाए और चिढ़ाते हुए कहा, ओह, एक पुराना दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।